सुप्रभात विद्यार्थियों। हम लोग पढ़ रहे थे आनुवांशिकी एवं विकास नामक यूनिट, जो अपनी सेकंड यूनिट है। इस यूनिट में 3 अपने अध्याय हैं, ठीक है। उनमें से अपन पहला अध्याय पढ़ रहे थे आनुवांशिकता एवं विविधता की वंशागति के सिद्धांत, ठीक है। अब इनमें से अपन ने एकल संकर संकरण पढ़ लिया, द्विसंकर संकरण पढ़ लिया, मेंडल के नियम पढ़ लिए, मेंडल के नियम के अपवाद पढ़ लिए, ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्या है? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को समझने से पहले अपने को पिछले साल के टॉपिक पे जाना पड़ेगा। पिछले साल का अपना एक टॉपिक था, आप लोगों को याद हो तो, कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। मोटे तौर पे एक असूत्री विभाजन भी हमने पढ़ा था। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, ठीक है, अब इसको आप भूल जाइए एक बार, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को। अगर अर्धसूत्री विभाजन आपको आ रहा है तो ये सिद्धांत अपने आप आ जाएगा। सेम उसी के ऊपर ये क्या है, पूर्णतः निर्भर है। अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है फार्मर एवं मुरे ने की थी। अभी देखिए अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है। अर्धसूत्री विभाजन को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। और प्रत्येक प्रकार का विभाजन जो है वो 4 भागों में विभक्त होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अर्धसूत्री विभाजन है तो अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का। तो इसमें ये जो चारों उप परावस्थाएं हैं वो 2-2 बार आ जाएगी, यानी अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री प्रथम का प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। और अर्धसूत्री द्वितीय के अंतर्गत फिर पुनः प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो पिछले साल भी आपको बताया था कि अर्धसूत्री द्वितीय जो है वो समसूत्री के समान है। अपने को यहां वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत समझने के लिए जो अर्धसूत्री प्रथम है और अर्धसूत्री प्रथम का भी जो प्रोफेज अवस्था है, उस प्रोफेज अवस्था को समझना है। बाकी आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा हुआ है, उस चीज को आप एक बार दोबारा देख लीजिए। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं अर्धसूत्री प्रथम, और अर्धसूत्री प्रथम में भी अपन बात कर रहे हैं प्रोफेज प्रथम। अब प्रोफेज प्रथम जो है इसको 5 उप परावस्थाओं में विभक्त करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला लेप्टोटीन। तो ये भी आपको याद रख लेना है, नीट के दृष्टिकोण से भी इसका जो क्रम है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में, एक आध स्टेप को इधर उधर कर देते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, या कई बार इसको पेकिटिन भी कहते हैं, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। वह विभाजन जिससे गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आधी। तो आप लोगों को पता है जननिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। जननिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ये अपन ने पहले पाठ में भी पढ़ा था, जीवों का जनन। दूसरे पाठ में भी अपन ने पढ़ लिया, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है कोशिकाओं में आधी, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, तो प्रोफेज और टीलोफेज मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोफेज और टीलोफेज दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रोफेज अवस्था में हम कहते हैं कि केंद्रक के चारों ओर
चूंकि अपन बात कर रहे हैं किसकी, यूकैरियोटिक जीवों की अपन पढ़ रहे हैं सारा का सारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या मनुष्य में, तो ये क्या है, यूकैरियोटिक जीव है। तो यूकैरियोटिक जीवों में कोशिका जो है वो क्या होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, अब यहां क्या होगा, द्विगुणित कोशिका के अंदर गुणसूत्र जो है वो जोड़ों के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो अब प्रोफेज अवस्था के अंदर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है। तो केंद्रक में से केंद्रिका विलुप्त होने लगती है और केंद्रक झिल्ली भी विलुप्त होने लगती है। तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होने लगती है। टेलोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः प्रकट होने लगती है। दूसरा, केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है। तो वो क्रोमेटिन पदार्थ जो है वो प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र का रूप लेने लगता है। तो सबसे पहले लेप्टोटीन की अगर बात करें तो लेप्टोटीन के अंतर्गत देखिए, ये केंद्रक, पहले मैं इधर बना लेता हूं, ये केंद्रक है, ये केंद्रिका है, ये कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका में ये केंद्रक और ये केंद्रक के अंदर केंद्रिका और ये क्रोमेटिन पदार्थ है इसके अंदर, और ये केंद्रक दर है। ये आप लोगों ने केंद्रक की संरचना में पढ़ा था। अब यहां क्या होगा, लेप्टोटीन प्रावस्था में कि ये जो केंद्रक झिल्ली है वो केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है और केंद्रिका भी गायब होने लगती है, और इसके साथ साथ जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो क्रोमेटिन पदार्थ इस प्रकार से गुणसूत्रों का रूप लेने लगते हैं। अभी प्रत्येक अवस्था में हम क्या कहेंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, प्रत्येक अवस्था में गुणसूत्र और अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। आप लोगों को पता है गुणसूत्रों की संरचना, आकार, आकृति इत्यादि का अध्ययन जो है वो मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में किया जाता है। यानी प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः बने हुए नहीं होते, स्पष्ट उनकी आकारिकी प्रकट नहीं होती है। तो लेप्टोटीन अवस्था में क्या हुआ, क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्या था अपना क्रोमेटिन मटेरियल, जिसे यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में अपन विभक्त करते हैं। ये क्रोमेटिन पदार्थ जो है, क्रोमेटिन मटेरियल, वो लेप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र का रूप लेने लगता है। बस जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है कि दो समजात गुणसूत्र पास पास आ जाते हैं। दो समजात गुणसूत्र पास पास आकर क्या करते हैं, एक जोड़े का निर्माण कर लेते हैं। इस जोड़े को युगली या बाइवेलेंट कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जाइगोटीन अवस्था में गुणसूत्र के पेयर का निर्माण होता है। पहले लेप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र बने, जाइगोटीन अवस्था में दो गुणसूत्र पास पास आए, अभी थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पैकाइटिन में और स्पष्ट, डिप्लोटीन में और स्पष्ट, डाइकाइनेसिस में और स्पष्ट, मेटाफेज में और ज्यादा स्पष्ट, एनाफेज में और ज्यादा स्पष्ट। अब पैकाइटिन अवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो पैकाइटिन अवस्था होती है। यहां इस अवस्था में ये सेंट्रोमियर भी अपने को दिखाई देने लगता है और गुणसूत्रों के जो दो अर्ध गुणसूत्र हैं, दोनों अर्ध गुणसूत्र भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। ये एक अर्ध गुणसूत्र हो गया, ये एक अर्ध गुणसूत्र हो गया। ठीक है, ये गुणसूत्र की भुजाएं होगी और ये बीच वाला भाग जो है वो सेंट्रोमियर, ये वाला सेंट्रोमियर, ये गुणसूत्रों की आर्म, जिसको अपन क्रोमेटिड भी कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र। अब एक गुणसूत्र ये हो गया और दूसरा गुणसूत्र जो है वो ये हो गया। ये इसकी दोनों भुजाएं हो गई और ये दो कहने का तात्पर्य ये अर्ध गुणसूत्र। तो इसको एक को अपन क्या कर लेते हैं, एक को इस प्रकार से लाइनिंग से दिखा देते हैं ताकि अपने को दोनों में डिफरेंस पता रहे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां पैकाइटिन अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। पैकाइटिन अवस्था में एक तो क्या होता है, ये गुणसूत्र जो थे, पहले ये दो गुणसूत्र ये पास पास में आए, फिर इस प्रकार से हो गए। तो इस प्रकार से होने का मतलब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस किया। तो इस घटना को अपन कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर के द्वारा क्या हुआ, गुणसूत्र के खंडों का, अभी जैसे मैंने आपको हाथ के इशारे से बताया कि ये ऐसे हो गया, तो ये ऐसे नहीं हुआ। इसका मतलब इसका ये वाला भाग टूट गया और इसका ये वाला भाग इसके साथ जुड़ गया। और ये दो स्थानों पे भी हो सकता है क्रॉसिंग ओवर, तीन स्थानों पे भी हो सकता है, कितने भी स्थानों पे हो, जैसे यहां अपन ने दो स्थानों पे दिखा रखा। तो इस गुणसूत्र का भाग टूट के इसके साथ जुड़ गया, इस गुणसूत्र का भाग टूटकर इसके साथ जुड़ गया, यानी क्रॉसिंग ओवर। या अपन कह देते हैं कि गुणसूत्र के खंडों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है।
ठीक है। अब गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान हुआ तो क्या हो गया कि अपन जानते हैं जीन, जो कि क्या है, लक्षणों के नियंत्रण की इकाई है। और जीन कहां स्थित होती है? जीन गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होती है। तो गुणसूत्र के खंडों का जब आदान प्रदान होगा तो क्या होगा? जीनों का भी आदान प्रदान होगा। ठीक है, जीन भी एक गुणसूत्र के जो जीन थे वो दूसरे पे आ गए और दूसरे वाले के पहले पे आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय की घटना हुई और उसके बाद में ये गुणसूत्र वापस क्या होने लगते हैं? वापस दूर दूर होने लगते हैं। तो वापस दूर दूर होने लगेंगे और अधिक स्पष्ट होने लगेंगे। ये भी चीज आप ध्यान में रखिए कि प्रत्येक अवस्था में ये स्पष्ट होने लगते हैं, लेकिन अभी भी ये क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहां इस अवस्था में आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि ये वाला पार्ट इसके साथ आ गया, ठीक है, और इसका जो पार्ट था वो इसके साथ आ गया। अर्थात यहां पर क्या हो गया? गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान होके और ये गुणसूत्र दूर दूर होने लगते हैं। इसको कहते हैं काइजमेटा। ये काइजमेटा हो गया और उसके बाद में डाइकाइनेसिस में ये दूर दूर होने लगते हैं, यानी इनमें प्रतिकर्षण का लक्षण पाया जाता है। यानी गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान होने के पश्चात प्रतिकर्षण, यानी पहले पास पास आए थे, अब दूर दूर होना प्रारंभ कर देंगे। और अब दूर दूर होना प्रारंभ करने के पश्चात ये क्या होंगे? मेटाफेज अवस्था में आप लोगों को पता है कि गुणसूत्र जो है वो इस प्रकार से, गुणसूत्र बिंदु जो है, अभी देखिए ये गुणसूत्र, इसका ये भाग टूट के इसके साथ जुड़ गया था और ये वाला जो गुणसूत्र है ये इसका एक भाग क्या हो जाएगा? ये एक भाग यहां से खाली हो जाएगा, यानी ये वाला भाग इसके साथ जुड़ गया। अर्ध गुणसूत्र के खंडों ने क्या कर लिया? आदान प्रदान कर लिया। बाकी सब में अपन लाइनिंग कर देते हैं। ये मेटाफेजिक प्लेट पे गुणसूत्र बिंदु आ जाते हैं। फिर एनाफेज अवस्था में क्या होगा? एनाफेज अवस्था में ये गुणसूत्र एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। ये वापस इस प्रकार से दूर हो गए और प्रतिकर्षण का जो सिद्धांत था, यानी ये अब विपरीत ध्रुवों के ऊपर क्या करेंगे? गमन करने लग जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए अर्धसूत्रीय प्रथम को क्या कहते हैं? एक न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। और फिर इसके चारों तरफ ये पुनः केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगेगा। इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगेगा। यानी पहली कोशिका में क्या थे? यहां अगर बात करें तो गुणसूत्र कितने थे? 2 थे। अब गुणसूत्र क्या रह गया? एक कोशिका में ये वापस केंद्रिका भी प्रकट होने लगेगी, ये वापस केंद्रिका प्रकट होने लगेगी। तो क्या हो गया? गुणसूत्र की संख्या रहेगी आधी, यानी 1 रहेगी। अगर हमने 2 का उदाहरण लिया तो 1 रहेगी, 4 का उदाहरण लेंगे तो 2 रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आधी हो गई। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब ये जो कोशिका बनेगी, इसमें पहले जो कोशिका थी उसकी तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आधी होगी। ठीक है, ये था अपना अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट, जिसे हमने लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस अवस्थाओं में विभाजित किया था। अब देखिए क्या होता है। अब आ जाते हैं हमारे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है, सबसे पहले क्या हुआ था? 1865 ईस्वी में मेंडल के प्रयोग प्रकाशित हुए और मेंडल के नियमों की खोज हुई। लेकिन उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी। जीन जो क्या है? लक्षणों के नियंत्रण की स्थायी एवं एक विभक्त इकाई है। 1865 में जब मेंडल का कार्य प्रकाशित हुआ, उस समय लोगों का ध्यान जो है इसकी ओर नहीं गया, क्योंकि मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था उसको गणितीय रूप से इन्होंने प्रकट किया था, या यूं कहते अपन सांख्यिकी रूप से इन्होंने इसको प्रकट किया था। तो बायोलॉजी में गणित का समावेश सबसे पहले इन्होंने किया था। तो लोगों को इनकी बात, जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उनको इनकी बात रास नहीं आई। उसके बाद में 1900 ईस्वी तक इनका कार्य जो है वो अज्ञात रहा। 1905 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए। कौन कौन से? ह्यूगो डी ब्रिज। नाम याद रखने आपको कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? तो ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस, वॉन सेरेमक। इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की।
लेकिन जब उन्होंने लिटरेचर की स्टडी की, यानी पुराने साहित्य की स्टडी की, तो उनको पता चला कि ये खोज तो जो है वो अपने से पहले ही मेंडल नामक वैज्ञानिक ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कर दी थी, और उसी के आधार पर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा गया। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रत्येक जो टूल्स वगैरह थे उनके अंदर भी प्रगति हुई। जैसे माइक्रोस्कोप जो है वो और विभेदात्मक बनने लग गए, और माइक्रोस्कोप के विभेदात्मक बनने के कारण मेंडल को जीन के बारे में ज्ञान नहीं था। मेंडल ने सिर्फ इतना ही कहा था कि कुछ कारक होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। और उसके बाद में जॉनसन ने जीन की खोज की, तो पता चला कि वो कारक क्या है, कारक ही जीन है। तो माइक्रोस्कोप की खोज में प्रगति होने के कारण माइक्रोस्कोप की जो प्रकृति है वो भी परिवर्तित हुई। कोशिका में केंद्रक की खोज हुई, और केंद्रक की खोज होने से केंद्रक विभाजन के बारे में भी पता चला, और 1902 ईस्वी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की खोज हुई थी। अब यहाँ जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे पहली बात तो यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो है वाल्टर सट्टन एवं थियोडोर बावेरी ने दिया था। आप लोगों को ध्यान में रखना है, वाल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी ने दिया था। एवं इसका प्रयोगात्मक अध्ययन टी.एच. मॉर्गन ने किया था। टी.एच. मॉर्गन का पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन है, और प्रयोगात्मक अध्ययन करके इन्होंने यौन जनन उत्पाद विभेदन की नींव डाली। तो आपके प्रश्न आ सकता है, यौन जनन उत्पाद विभेदन की नींव किसने डाली? 1 नंबर का प्रश्न, यौन जनन उत्पाद विभेदन की नींव किसने डाली? तो यौन जनन उत्पाद विभेदन की नींव जो है वो किसने डाली? वो टी.एच. मॉर्गन ने डाली। अब बावेरी और सट्टन ने क्या कहा? तो देखिए, बावेरी और सट्टन का सिद्धांत वही है। इन्होंने एक नए रूप में, प्रकट रूप में ये बात बताई। क्या लिखा है मैंने? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय किसने दिया सिद्धांत? सट्टन एवं बावेरी ने दिया। सट्टन एवं बावेरी ने यह सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो गुणसूत्र हैं वो आनुवंशिकता की इकाई होते हैं, और गुणसूत्र जोड़ों के रूप में रहते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते वक्त क्या होते हैं? एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। अर्थात जोड़े के रूप में जो गुणसूत्र है उनमें से आधे गुणसूत्र ही क्या होते हैं? अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो हमने अभी अर्धसूत्री विभाजन से पढ़ा कि एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, या अब उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह गई? आधी। और अगली पीढ़ी में एक जनक से वो आधे गुणसूत्र ही जाते हैं। ठीक है, अगली पीढ़ी में एक कोशिका के एक जनक से, अपन कहते हैं एक जनक से आधे गुणसूत्र ही जाते हैं अगली पीढ़ी में। यही क्या है? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है। और इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया, इन्होंने जीन और गुणसूत्रों के मध्य समानता को प्रदर्शित किया। अब देखिए, मैं आपको लक्षण बता रहा हूं क्या क्या होते हैं। जीन जोड़ों के रूप में रहते हैं, पेयर के रूप में रहते हैं, गुणसूत्र भी जोड़ों के रूप में रहते हैं। युग्मक जनन के दौरान क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप लोगों को पता चल गया। तो अर्धसूत्री विभाजन होने से, जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है और अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जो है वो अलग अलग हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर की घटना करके। अब ये जो 2 गुणसूत्र है इनमें से एक गुणसूत्र ही क्या होगा? अगली पीढ़ी में जाएगा। तो यहां इस गुणसूत्र के ऊपर जितनी जीन स्थित थी और इस गुणसूत्र के ऊपर जितनी जीन स्थित थी, उनमें से आधी ही जीन क्या हो गई? अगली पीढ़ी में गई। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार ये गुणसूत्र जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, विसंयोजित होते हैं, कि इन दोनों में से एक जोड़ा ही अगली पीढ़ी में जाता है। और इसी प्रकार अगर जीन की बात करें तो युग्मक जनन के दौरान ये विसंयोजित होते हैं, और जोड़े में से केवल एक गुणसूत्र के ऊपर स्थित जीन ही युग्मक को प्राप्त होते हैं। तीसरी अगर अपन महत्वपूर्ण बात करें इन दोनों की समानता की, तो ये जब विसंयोजित होते हैं तो स्वतंत्र रूप से होते हैं। यानी
ये अलग से अर्ध गुणसूत्र अलग गया, ये वाला गुणसूत्र अलग रह गया, ये एक दूसरे को सहमिश्रित नहीं करते। तो इसी प्रकार एक जोड़ा दूसरे जोड़े से विसंयोजित होता है, तो इसके ऊपर जो जीन होंगे वो अगली पीढ़ी में जाएंगे, इसके ऊपर जो जीन होंगे वो अगली पीढ़ी में जाएंगे। यही क्या है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है। यानी इन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया, किसने, सट्टन एवं बावेरी ने, कि क्रोमोसोम का जो एक जोड़ा बन जाता है या जोड़ा बनेगा कब, आधा एक जनक से आएगा और आधा एक जनक से आएगा। तो सबसे पहले एक जनक से जो गुणसूत्र आ रहे हैं वो कारकों के विसंयोजन का कारण बनते हैं, और ये विसंयोजन का नियम जो है मेंडल ने दिया था, आप लोगों को पता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है मेंडल के द्वितीय नियम पृथक्करण या विसंयोजन के नियम के ऊपर आधारित है। अब इसी बात को मैंने आपको क्या कहा था, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, यौन जनन उत्पाद विभेदन। यौन, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन किस में होता है, केवल जननी कोशिकाओं में होता है। यौन जनन उत्पाद विभेदन, यौन जनन उत्पाद विभेदन का सिद्धांत किसने दिया, तो अपन कह सकते हैं टी.एच. मॉर्गन ने दिया। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने। और दूसरा एक और प्रश्न आ सकता है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोग किस पे किए, तो जो फल मक्खी है, फल मक्खी के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। और फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी आप लोगों को याद रखना है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, जो अपने यूं कह सकते हैं खेत में जो मक्खी पाई जाती है, जो बड़े आकार की मक्खी होती है, वो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होती है। फ्रूट फ्लाई इसको कहते हैं। एक बार इसके ऊपर प्रश्न भी आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में कि टी.एच. मॉर्गन ने फल मक्खी का उपयोग अपने प्रयोगों में क्यों किया, तो उसके 4 कारण आपको लिखने हैं। 2 नंबर का प्रश्न आता है इस पे। तो सबसे पहली बात पॉइंटों के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि फल मक्खी का प्रयोग थॉमस हंट मॉर्गन ने क्यों किया। फर्स्ट, कि इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता है। ठीक है, इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर रखा जा सकता है। पहला नंबर पॉइंट, प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर आसानी से रखा जा सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट, ये एक बार के मैथुन के द्वारा बहुत अधिक संख्या में संततियां उत्पन्न करती हैं। कौन, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। एक जनन के द्वारा यूं कह सकते हैं एक बार के मैथुन में ये विशाल संख्या में संततियां उत्पन्न करती है। 3 नंबर पॉइंट, नर और मादा को आसानी से विभेद किया जा सकता है, यानी नर और मादा की अलग अलग पहचान आसानी से संभव होती है। और 4 नंबर पॉइंट, इनमें बहुत सारी आनुवंशिक विविधताएं पाई जाती है जिन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। आनुवंशिक विविधता का मतलब जैसे अपन ने बात की थी मटर के अंदर, कि मटर में बहुत सारे विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। एक बोना पौधा है, एक लंबा पौधा है। इसी प्रकार यहां पर भी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में भी बहुत सारी आनुवंशिक विविधताएं पाई जाती है जिन्हें कम क्षमता के माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देखा जा सकता है। यानी जो छोटे माइक्रोस्कोप है उनके द्वारा भी इनकी विविधताओं को देखा जा सकता है। तो 4 बातें होगी, चारों आपको पॉइंटों के रूप में लिखनी है कि टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर का उपयोग अपने प्रयोगों में क्यों किया। पहली बात क्या है कि इन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर रखा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और भी है, 5वीं बात, वो भी आप लोगों को याद रख लीजिए कि ये अपना पूरा जीवन चक्र, अपना जीवन चक्र का मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समस्त अवस्थाएं हैं वो अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती है। यानी प्रयोगों के परिणाम के लिए हमें लंबे समय तक की आवश्यकता नहीं रहती है। तो पहली बात, इन्हें कृत्रिम माध्यम पे प्रयोगशाला में रखा जा सकता है। दूसरी बात, ये अपना जीवन चक्र जो है वो 2 सप्ताह में पूरा कर लेती है। तीसरी बात, नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। चौथी बात, ये एकल मैथुन के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में संततियां उत्पन्न कर लेती है। 5वीं बात, इनके अंदर जो विविधता पाई जाती है उन विविधताओं को सूक्ष्म माइक्रोस्कोप यानी कम विभेदन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप के द्वारा ही आसानी से देखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।